अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें जी। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी महफिल जमी है और एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है कैदियों के हुकूक से मुतालिक। तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चारों वज़राए आला मौजूद हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर क़ानून मौजूद हैं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने यहाँ पे खिताब किया है। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो बात सुहेल आफरीदी साहब ने उठाई है और जो बातों का जिक्र चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा था मरीम नवाज साहिबा और बाकी लोगों की मौजूदगी में। तो इसके ऊपर जो है बड़ी तफसीली सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं, दिलचस्प भी है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है। लाहौर में ही एक और स्कूल की दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक और 20 से 25 के करीब बच्चे जो हैं उनको निकाला गया है, उनमें से कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये एक और वाक़या पेश आया है। इसके साथ साथ जो कश्मीर का इलेक्शन है उसके ऊपर एक दफ़ा फिर पीटीआई तज़ब्ज़ुब का शिकार होने लगी है और अब एक नई ओपिनियन जो है वो प्रिवेल कर रही है कि नहीं जी, बॉयकॉट नहीं करना। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा केपी में एक नई सर्विस शुरू हुई है, उस सर्विस के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत अहम बैठक यानी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है कैदियों के जो हुकूक हैं उससे मुतालिक। तो इसमें वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद हैं, चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब मौजूद हैं, चारों वज़राए आला हैं, मुराद अली शाह साहब भी हैं, सरफराज बुगटी भी, और इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी भी मौजूद हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जाहिर है हर कोई बता रहा है कि कैदियों के क्या हुकूक हैं उसको उजागर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसके ऊपर कोई मुत्तफ़िका लाहेअमल तय हो जाए, कोई इत्तफाक हो जाए कि रिफॉर्म्स करनी है। याद करा दूं आपको कि ये शौक याया आफरीदी साहब को पहले भी आया था और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में खदीजा शाह साहिबा भी शामिल थी जो पीटीआई की एक ऐसी मेंबर हैं जो कि खुद भी जेल में काफ़ी अरसा गुजार के आई थी और उन्होंने उस कमेटी के थ्रू इवन अडियाला जेल में इमरान खान साहब का सेल भी विजिट करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी। बाद में उन्होंने चीफ जस्टिस याया आफरीदी के नाम एक ख़त भी लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सेल तक उन्हें रसाई नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब खामोश हो गए और इस सिलसिले में उन्होंने कोई अहकाम जारी नहीं किए कि जनाब उन तक कोई रसाई की कोशिश की जाती। बहरहाल उसके बाद आपको पता है कि खदीजा शाह साहिबा को तो अलग से सज़ा सुना दी गई। वो अभी तक रूपोश हैं, सामने नहीं है, मंजर आम पर नहीं है। लेकिन वो रिफॉर्म्स कमेटी का क्या हुआ, उसके नतीजे में कौन सी रिफॉर्म्स हुई, इसके बारे में कभी अवाम को कुछ पता नहीं चला। अब ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर ली गई है। सवाल ये है कि क्या पहले से जेल मैनुअल के तहत कैदियों के हुकूक मौजूद नहीं हैं? क्या आलमी इदारों के तहत कैदियों के हुकूक मौजूद नहीं हैं? ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई ये नई इस्तिलाह है जिसका किसी को पता नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो मुहज़्ज़ब मुल्कों में तो बहुत हमेशा से यानी प्रिवेल कर रही हैं और इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में अफसोस की बात यह है कि बेहतरी आने के बजाय हमें अबतरी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तो सियासी कैदियों के साथ जो सलूक किया जाता है वो अपनी तरफ से अलग है और उसके साथ साथ जो आपके अदरवाइज भी प्रिजनर्स हैं उनके भी हुकूक की पामाली होती है। जेल जो हैं वो आपके ऐसा लगता है कि मनशियात के अड्डे बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि करप्शन के अड्डे बन जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आप नॉर्मली अलाउड हैं कि आप वहाँ पर अपने कैदियों को पहुँचा सकते हैं या उनको सहूलत दे सकते हैं, उसके ऊपर भी वहाँ की जो जेल इंतज़ामिया है वो बात बात पर पैसे बटोरती है और फिर गुंजाइश से ज़्यादा कैदी रखे जाते हैं। बहुत से कैदियों को सही तौर पर आप कह सकते हैं कि बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं होती। फिर उसके बाद बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनको आप इवन वकील का राइट नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर पाते। छोटे छोटे जराइम के ऊपर कई कई साल वो बेचारे इस वजह से जेलों के अंदर पड़े रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई वकील नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते वकील करने के लिए। तो ये वो तमाम राइट्स हैं जो कैदियों के हैं, लेकिन इन राइट्स के होते हुए भी ये राइट्स प्रोवाइड करने में रियासत नाकाम रही है। और ये तो वो राइट्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि कोई भी आम कैदी है, शहरी है जो मुख्तलिफ जराइम की वजह से कैद में हैं
और अगर आप सियासी कैदियों की बात करें तो फिर उनके साथ तो इल्ला माशाल्लाह एक अलग ही सलूक हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी जो इसकी एग्जाम्पल है वो इस वक्त खुद इमरान खान साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म एक सियासी कैदी हैं, और उनके साथ हालत ये है कि आपको मालूम है 8 महीने से मुलाकातों पे पाबंदी है, कैद तन्हाई है, जुम्मा उन्हें नहीं पढ़ने दिया गया, ईद की नमाजें उन्हें नहीं पढ़ने दी गई, इलाज मुआवजे की सहूलतें उन्हें नहीं ठीक से दी गई, बच्चों से उन्हें बात नहीं करवाई जाती, वकला तक रसाई उनको नहीं दी जाती। वो इवन अपने जेल से बाहर निकलने के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि अक्सर तो ये भी होता है कि जो रूटीन मैटर्स के मुताबिक बाकी जेल के कैदियों को ये सहूलत होती है कि चलें जी सुबह उनका दरवाज़ा खुल गया, मगरिब तक वो बाहर बैठ सकते हैं, अपने दीगर जो कैदी हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इमरान खान साहब को तो ये फैसिलिटी भी हासिल नहीं। हद तो ये कि उनके वकील ने ये खुद बताया कि वो अगर किसी को सलाम भी कर लें तो कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता, उन्हें इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि कोई उनके सलाम का जवाब दे दे। तो इस तरह के हालात में इमरान खान साहब को रखा गया है। उसके अलावा बीच में जब इनके साथ ये भी किया गया कि 5-5, 6-6 दिन उनके सेल की बिजली बंद की जाती रही है, बिल्कुल डार्क रूम में उन्हें रखा गया है, कभी बुक्स प्रोवाइड नहीं की जा रही, कभी उन्हें टीवी या अखबारात की सहूलत दी जाती। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, उनके ऊपर जिस तरह की कंडीशंस इम्पोज की गई हैं वो भी आपके सामने हैं। वो भी मुसलसल शिकायत करती रहती हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड भी चीज़ें सामने आई हैं, उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो कितनी अबतर हालत में हैं वो भी सबके सामने है, और उन्हें भी एक तरह से कैद तन्हाई में बार बार रखा गया है और बड़ी मुश्किल से बार बार उनकी जो मुलाकात है उसके कराने का एहतमाम किया जाता है। और उसके अलावा फिर आप कोट लखपत जेल चले जाएँ तो वहाँ पे भी एक लंबी कहानी है। वहाँ पे जितने बुज़ुर्ग कैदी हैं उनको ट्रायल कैसे मिले, जेलों के अंदर उनको ट्रायल किया गया, वहीं पे उनके जो यानी अगर सेहत के मसाइल हुए हैं तो बर वक्त उनको नहीं फैसिलिटीज़ दी जा रही, उनके ऊपर भी मुलाकातों के हवाले से रुकावटें रहती हैं मुसलसल। अभी कल परसों की मैं ये खबर देख रही थी, आलिया हमजा साहिबा का बर्थडे था, उनकी बेटियां वहाँ पे केक लेके गई हैं कि अपनी माँ को विश कर सकें, मिल सकें, ना तो उन्हें मुलाकात करने दी गई, ना उनका केक उन तक पहुँचाया गया। तो यानी इस तरह की छोटी छोटी बातों पर अजियतें दी जाती हैं। जो मिलिट्री कैदी थे उनको वहाँ से जब फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ सुनवा दी गई हैं, उसके बाद से उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया, तो वहाँ पे भी उनके साथ अबतर सलूक किया गया है। और वहाँ पर भी अभी उनको इवन जो उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं उनके फैसले की कॉपीज़ तक उनको प्रोवाइड नहीं की गई कि वो उसके खिलाफ कहीं अपील कर सकें। तो ये सब कुछ आपके पाकिस्तान के अंदर जेल में मौजूद कैदियों के साथ हो रहा है। अली वज़ीर की आप कहानी सुन लें, मारंग बलोच की आप कहानी सुन लें, ईमान मज़ारी की आप कहानी सुन लें, किस किस कैदी का मैं नाम लूँ कि जिनके साथ इस वक्त एक ऐसा इम्तियाजी सलूक हो रहा है कि किसी के मुकदमात नहीं लग रहे, किसी के साथ सख्तियाँ और तरह की बढ़ती जा रही हैं। और फिर बीच में जो कितने ही कारकुन हैं PTI के जो जेलों में नागुफ्ता बे हालत की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए और फिर वो बाहर निकले तो 18-20 इनके कारकुन बेचारे बिला वजह मौत के मुंह में चले गए। खबर ही ना हो सकी कि उनके साथ बीता क्या जेल के अंदर, कि वो मुख्तलिफ बीमारियां लेकर जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए। ये एक बहुत छोटी सी मैंने आपके सामने तस्वीर कशी की है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ वो मंजर नहीं है जो कि PTI वाले क्लेम करते हैं। इनमें बहुत सी चीज़ें खुद गैर जानिबदार जो सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट करते रहे हैं। इवन जो साबिक सेनेटर थे मुश्ताक साहब, वो एक दफ़ा डयाला जेल में कैद रहे, तो उन्होंने आकर बताया कि क्या क्या सलूक किए गए हैं PTI के कारकुनों के साथ, वो उसके आके अहवाल बताते रहे हैं। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ वो लोग कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, ये आपको हम वो तफसीलात बता रहे हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से सामने आई हैं। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के ऊपर अभी तक याह्या अफरीदी साहब ने क्या कर लिया? आज वो आके बड़ी तकरीर करेंगे, बड़े भाषण देंगे और बड़े अपने आप को इंसानी हकूक़ के चैम्पियन की तरह प्रेजेंट करेंगे, लेकिन फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? क्या आप लाइल्म हैं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है? क्या आप किसी इथोपिया के चीफ जस्टिस हैं? क्या आपको पता नहीं है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है और आज आप इसके ऊपर बात करने आ गए हैं? आपने अगर कमेटी बनाई थी तो आपने क्या उसका कोई रिजल्ट निकाला, कोई तब्दीली लाए? आप आकर आज ये बात कर रहे हैं। अपनी अच्छी तकरीर आपने इंग्लिश में की और उसमें बताया कि जनाब कैदी का सिर्फ सज़ा कैदी की सिर्फ ये होती है कि उसको आज़ादी से महरूम कर दिया जाए, उसके बाद उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए, उसके खाने पीने का, उसकी सेहत का, उसके आराम का, हर चीज़ का जो है वो ख्याल रखा जाता है, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी जाती हैं ताकि वो एक कारामद शहरी बन सके जो मुख्तलिफ जराइम में लोग होते हैं कैद के अंदर। लेकिन यहाँ आके नीचे क्या ये सब कुछ हो रहा है?
आज आपको ये कॉन्फ्रेंस इनेकाद करके क्या इस बात को आप गारंटी कर सकते हैं कि आप इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सही कोई कैदियों की हालत में तब्दीली लेकर आएंगे? नहीं कर सकते। 1 रुपए की भी तब्दीली नहीं होगी। ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं और इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। बहरहाल यहाँ पर मुख्तलिफ चूँकि मौजूद थे वज़रा आला भी और मरीम नवाज साहिबा, जिनके अंडर हैं ये अडयाला जेल भी और कोट लखपत जेल भी, और वो बड़ी इसके ऊपर जो है वो गुरूर और तकब्बुर से कहती हैं कि जनाब मेरे पास जेल में इमरान खान है और मैंने उसको कभी ये नहीं किया वो नहीं किया, और ये सारा जो इंतज़ाम व इंसराम है वो उन्हीं के नीचे आता है। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि ये कितनी यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि अफसोसनाक बात है कि बुज़ुर्ग जो कैदी हैं वो जेलों के अंदर मुकीम हैं और इन खातून की तरफ से आपको कोई रहम नज़र नहीं आता कि ये सोचें कि यार मेरी वालदा भी जो है वो कैंसर से फौत हो गई थी तो मैं यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की मरीज़ हैं उनके लिए कोई आसानी पैदा कर लूँ। कोई इनको खौफ खुदा नहीं है कि जो आपके वालिद हैं उनके लिए उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से निकालने के लिए उनकी खुद जाके विज़िट किए, उनकी हेल्थ रिपोर्ट्स के ऊपर वो बताती थी आके टीवी पर, हर चीज़ करती थी, और आप जो हैं वो आज उसको ये सिला दे रहे हैं कि उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसको खोलने के आप लोग रवादार नहीं हैं, उसको सेहत की फैसिलिटीज़ देने के रवादार नहीं हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने भी इमरान खान साहब का मुकदमा वहाँ पे लड़ा है और उन्होंने वहाँ सबके सामने बैठे हुए ये तमाम बातें खुल के की हैं। अच्छी बात है, सुहेल आफरीदी ने ये तमाम बातें खुल के की, बताया कि किस तरह से अडयाला जेल के अंदर सलूक हो रहा है, और उन्होंने कहा कि अगर रिफॉर्म्स करनी है तो फिर अडयाला से शुरू करें। इमरान खान के बेटों से उनकी बात होनी चाहिए वीडियो लिंक पर, उनकी मुलाकातें बहाल होनी चाहिए, उनकी सेहत की फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, और उनकी बहनें बाहर आकर घंटों बैठती हैं, एक तो मुलाकात नहीं कराई जाती, ऊपर से उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंकते हैं, कभी उनको घसीटते हैं, कभी उनको गिरफ्तार करते हैं, कभी मुकदमात बनाते हैं, और सब इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोग वहाँ पहुँचते हैं घंटों इंतज़ार करते हैं, कम से कम वहाँ पर कोई आप इंतज़ार गाह ही बना दें। तो सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने वहाँ पे इमरान खान साहब की बातें ज़रूर की हैं। वैसे एक बात की मुझे समझ नहीं आई, सुहेल आफरीदी ने ये भी वहाँ पे कहा कि अगर मुलाकात नहीं भी करानी तो कम से कम वाटर कैनन का इस्तेमाल तो ना करें। भाई आप ये क्यों उनको मार्जिन दे रहे हैं कि भाई अगर नहीं भी करानी का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए ना। फैमिली से मुलाकात कैदी का हक है तो इसका मतलब आपको करानी ही करानी है। आप कोई ऑप्शन ना दें उन्हें कि भाई अगर नहीं करानी तो कम से कम ये ना करें वो ना करें। ये कम से कम क्या है भाई, इसको हटाएं बीच में से। सीधी बात यही होनी चाहिए कि भाई मुलाकात कराएं इन एनी केस, यही आपका जो है वो मौक़िफ़ होना चाहिए। बहरहाल ये कॉन्फ्रेंस महज एक गुफ्तन, वो क्या कहते हैं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली सूरत हाल होगी, इससे आगे इसका कुछ भी नहीं है। पता है आपको पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह चल रहा है, किसके हाथ में है, किसके शिकंजे में है, और वहाँ पर कोई आप इंसानी हुकूक की बात करें, लॉज की बात करें, दुनिया की जमहूरियतों की बात करें, वो सब एक तरफ रह जाती हैं। तो इसलिए इसके ऊपर मज़ीद क्या बंदा वक्त ज़ाया करे। अलबत्ता केपी हुकूमत की चूँकि बात हुई है तो यहाँ पर एक अच्छा इनिशिएटिव है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, उसका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल सयाहत के लिए मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो केपी का रुख करते हैं और वहाँ पर उनको मुख्तलिफ़ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में आ गए हैं तो वो कहाँ पर कॉल करें, किससे मदद मांगें। तो केपी हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है 911 के नाम से। ये इन्होंने बेसिकली एक वन विंडो ऑपरेशन कर दिया, एक तरह से आप कह लें कि एक ही नंबर दे दिया है तमाम मुतल्लिका इदारों से रिलेटेड। अब अगर आप किसी खुदा न खास्ता प्रॉब्लम में हैं, आप सिर्फ 911 पे कॉल करें। अगर आपको पुलिस की मदद दरकार होगी तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पुलिस के मुतल्लिका डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी जाएगी। अगर आपको रेस्क्यू की मदद दरकार है तो वो रेस्क्यू के एहलकार आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपको कोई रास्ता भटक गए हैं, कोई इशू है, वहाँ से रिलेटेड कोई बात है, वो आपको बता दिया जाएगा। अगर ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम है, उसके हवाले से मसला है तो वो आपको बता दिया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं कि जहाँ पर इमरजेंसी है, कोई बच्चे जो है अगर आपको लगता है अनसेफ है या कोई बच्चा ये महसूस करता है कि वो अनसेफ है तो वो भी राब्ता कर सकता है, तो उस हवाले से भी आपकी जो है वो प्रोटेक्शन के लिए कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली मुख्तलिफ जो महकमे हैं रेस्क्यू के और मददगार होने के, वो तमाम जो इदारे हैं उनको मुंसलिक कर दिया गया है एक ही नंबर के साथ।
और अब यानी आपको बहुत ज़्यादा नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही नंबर याद रखें और वो आगे खुद ही आपके जो मुतल्लिका महकमा है उस तक आपकी दरख्वास्त पहुंचा देंगे और इमीडिएट उसके ऊपर एक्ट भी करेंगे। ये मेरा ख्याल है एक अच्छा इनिशिएटिव है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। इस कॉल से मुतालिक मैं ये भी बता दूं, नंबर से मुतालिक कि आपके पास सिम है या नहीं है, आपके पास बैलेंस है या नहीं है। आप जस्ट इसको अपने फ़ोन से या किसी भी गैजेट से अगर मिलाते हैं तो आपकी कॉल मिल जाएगी, भले आपके पास इसमें बैलेंस भी ना हो। तो ये कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है कि आप अप्रोच करना। उससे आगे जो बात है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट्स जब लॉन्च किए जाते हैं तो आमतौर पर सुनने में और इनका ऑपरेशनल सारा जो मामला होता है वो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब फील्ड पर आप देखते हैं कि ये क्या काम उस तरह से कर पा रहे हैं नहीं, तो उसमें काफ़ी मसाइल भी नज़र आते हैं। तो असल चैलेंज ये है केपी हुकूमत का कि आपने एक प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट किया है तो उसको आप बेहतरीन प्रोफेशनल अंदाज से ऑपरेशनलाइज भी कर सकें और उसके ऊपर मुसलसल कड़ी निगरानी रहे, सुपरविजन रहे कि ये वाकई महकमा सही तौर पे काम कर रहा है, एक्टिवली लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें लोगों के लिए भी एक गाइडेंस की बड़ी ज़रूरत है। आमतौर पर देखा है कि शहरी मजाक मस्ती में जो रेस्क्यू के इदारे हैं या हेल्पलाइंस हैं उनके ऊपर बिला वजह कॉल्स करके उनका टाइम बर्बाद करते हैं। तो बराए मेहरबानी ये मत कीजिए। इसकी वजह यह है कि जब आप कॉल करते हैं, कॉल इंगेज कर देते हैं, हो सकता है इसी दौरान कोई ऐसा शख्स जो वाकई किसी मुसीबत में फंसा हुआ हो वो कॉल कर रहा हो, लेकिन आपकी कॉल की वजह से उसकी कॉल ना मिल सके और वो किसी ऐसे नुकसान का सबब बन जाए जो कि पूरा ना हो सके। तो बराए मेहरबानी अगर वाकई आपको कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरत है, तो आप कॉल्स करें ऐसी जगहों पर। अदरवाइज़ आप जो है वो मजाक मस्ती के लिए इस तरह की कॉल्स ना करें। ये बहुत ही एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत आपको देना चाहिए इसमें। तो बहरहाल जो लोग भी सयाहत की गर्ज से जाते हैं या जो इवन खैबर पख्तूनख्वा के शहरी हैं, वहाँ पर रहने वाले हैं, वो इस सर्विस से फ़ायदा भी उठाएं और अपना फीडबैक भी दें कि क्या वाकई ये सर्विस एक अच्छी तरीके से उनकी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा जी, थोड़ी सी बात अब आज वैसे सारी खबरें पीटीआई से मुतालिक ही हो गई हैं। पीटीआई से मुतालिक ही एक खबर ये भी है कि जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के ऊपर अगरचे एक मेजॉरिटी जो थी कोर कमेटी की या पॉलिटिकल लीडर्स की, उनका ख्याल ये था कि बॉयकॉट ही करना चाहिए आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस का, लेकिन अब इसमें कुछ एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये समझता है कि नहीं, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो। तो अब इसके ऊपर जो है एक दोबारा से मीटिंग बैठ गई है जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों के साथ भी कंसल्टेशन की जा रही है और उसमें ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई हमें बाइकॉट करना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, जैसे मैंने कहा, कि नहीं, बाइकॉट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब अल्टीमेटली इन्होंने 1-2 दिन में इसके ऊपर हतमी फैसला करना है कि जनाब बॉयकॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगेन जो कहते हैं कि होना चाहिए, उनका ये ख्याल है कि जब आप बाइकॉट नहीं करते, इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं, तो आप लेजिटिमेसी फ्राहम करते हैं एक फ्रॉड इलेक्शन को, जबकि सामने नज़र आ रहा है कि इलेक्शन फ्रॉड ही होना है। आपको निशान नहीं दिया जा रहा, आपको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज़बरदस्ती दूसरी पार्टीज़ में शामिल करवा दिया जाएगा अगर वो जीत भी जाते हैं, और अगर जीत जाते हैं या तो उनसे फॉर्म 47 ही नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उन्हें किसी और पार्टी में शामिल करा दिया जाएगा। तो ऐसे इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा क्या है? हुकूमत को ये बयानिया बनाने का मौका मिल जाता है कि किधर है जी पीटीआई, देखें जी कोई मकबूलियत नहीं रही, उनको भी मुफ्त में ये कहने का मौका मिल जाता है। तो उनका ख्याल ये कि हमें इस तरह के किसी प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए। दूसरी तरफ जो समझते हैं कि जी हमें हिस्सा बनना चाहिए, वो ये कहते हैं कि जनाब हम इस तरह बिल्कुल ही गैर फ़ाल होके, गैर मुतहरिक होके साइड लाइन हो जाएंगे। हमें अपनी तंजीम को बहाल रखना है, हमें अपने बयानिए को बहाल रखना है और लोगों से राब्ते को बहाल रखना है, और इलेक्शन जो है वो इस सिलसिले में एक अच्छा जो है वो यानी एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिल जाता है। तो इसलिए इस मौके को हम क्यों गंवाएं? अगर हमें एक ऑप्शन है हमारे पास और सियासी जद्दोजहद तो यही होती है ना कि आप सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। ज़ाहिर हमने को बंदूक लेके तो नहीं चढ़ दौड़ना। तो उनका ये ख्याल है कि सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, और चाहे नज़र भी आ रहा हो कि भाई हालात आपकी फेवर में नहीं हैं, लेकिन फिर भी किसी भी बदली के नतीजे में घर नहीं बैठना चाहिए बल्कि एक्टिव रहना चाहिए। तो उनकी अपनी लॉजिक्स और उसकी रीजंस हैं। बहरहाल लेट्स सी किसके ऊपर क्या अब फाइनल फैसला होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर याद दिला दूं कि इमरान खान साहब ने जो आखिरी बात इलेक्शन से मुतल्लिक की थी
वो ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक थी और उस वक्त उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि पीटीआई ज़िमनी इलेक्शंस का बॉयकॉट करे, लेकिन उन्होंने ये उन ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक कहा था जहां पर पीटीआई के लोगों को सज़ाएं सुनाई गई थी 9 मई के केसेस में। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर हम उन केसेस में सज़ाएं सुनाने वालों की जगह नए लोग कैंडिडेट नामजद करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उन सज़ाओं को सच तस्लीम कर लिया है और मान लिया है कि वो सज़ाएं दुरुस्त हुई हैं, तो हम ये अपने लोगों के साथ नहीं करेंगे, लिहाजा हम ऐसे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से इस सूरत में मना किया था। अब ये तो खैर पूरे एक इलाके के अलग से इलेक्शंस हैं, इमरान खान साहब का इसके ऊपर मुख्तलिफ मौक़िफ़ हो भी सकता है और ये भी ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब इसके ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए हिदायत देते, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो चूँकि इमरान खान साहब से कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हुई है तो इसलिए इसके ऊपर उनकी तरफ से तो कोई नहीं अभी आ सकती हिदायत, लेकिन पार्टी अपने तौर पर कंफ्यूज है एज यूजुअल, उन्हें समझ नहीं लगती किसी भी बात में कि फ़ैसला करना क्या है। आखिर में जी एक अफसोसनाक वाक़या अगैन पेश आया है। लाहौर में बागबानपुरा में एक स्कूल की दीवार गिर गई है और छत गिर गई है जिसकी वजह से एक बच्चा जाँ बाग हो गया है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो एक डिफरेंट सूरत हाल है, क्योंकि देखिए जो ट्यूशन सेंटर की छत गिरी थी वो एक घर के अंदर कोई अगर खातून बच्चों को पढ़ा रही है, गरीब है, खुद भी फीस क्या 250-300 रुपये बच्चे से ले रही है, तो वो एक अलहदा कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर अगर एक स्कूल है जो कि रजिस्टर्ड है, अगर वो अपनी मखदूश इमारत में बच्चों को तालीम दे रहा है और वो भी उस वक्त तालीम दे रहा है कि जब छुट्टियां हुई हुई हैं, और मैं अभी परसों नोटिफिकेशन पढ़ रही थी पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें स्पेशली लिखा गया था कि जनाब कोई समर कैंप अब नहीं होंगे। 1 जुलाई से तमाम समर कैंप्स ख़त्म हो चुके हैं और जो स्कूल समर कैंप्स के क्लासेस का यानी सेशन जारी रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इसका मतलब है कि ये स्कूल जो है ये खिलाफ वर्जी कर रहा था और यहाँ पे समर कैंप भी जारी था, और फिर ये स्कूल इसकी जो इमारत है वो मखदूश थी और इसी वजह से ये हादसा पेश आया। बहरहाल जैसे ही इसकी खबर मिली फ़ौरन वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल के बाहर पहुंचे, फटाफट अफरा तफरी थी। 7-8 बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं, उनको ज़ख्मी हालत में निकाला गया है और बच्चों को फटाफट रेस्क्यू किया गया है, लेकिन एक बच्चा इस पूरे अफसोसनाक वाक़े में यहाँ पर भी जाँ बहक हो गया है। तो अल्लाह ताला से हमें पनाह मांगनी चाहिए, हमारे बच्चे अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन ये पैदर पे ऐसे वाक़यात जो हैं काफ़ी ज़्यादा गमज़दा कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।